नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा 9th कक्षा के विज्ञान विषय में जो अध्याय है 3 परमाणु एवं अणु, आज अपन उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो परमाणु हैं, इस परमाणु के बारे में आज से जो प्राचीन समय है उसके अंदर एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था महर्षि कणाद। और जो महर्षि कणाद हैं, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो द्रव्य जिसको पदार्थ कहते हैं, यदि इसे विभाजित किया जाए तो एक ऐसी सीमा आएगी जहाँ पर जो विभाजित होने वाले कण हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और उन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं, ऐसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को इनके द्वारा परमाणु कहा गया। इनके द्वारा उनको सामान्यतः है वो परमाणु के स्थान पर कण ही शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इन अविभाज्य सूक्ष्मतम जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं, इन अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को महर्षि कणाद के द्वारा क्या कहा गया था? परमाणु नाम दिया गया था। इसी प्रकार से ये पहले दार्शनिक थे। इसके बाद में दूसरे भारतीय एक दार्शनिक थे जिनका नाम था पकुधा कात्यायन। जो पकुधा कात्यायन था, इनके द्वारा भी जो ऐसी एक विचारधारा बताई गई कि जो ये सूक्ष्मतम कण हैं वो सामान्यतः है संयुक्त होकर द्रव्य का निर्माण करते हैं, यानी उस पदार्थ का बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं उनमें इन कणों की प्रकृति है वो भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के जो सूक्ष्मतम कण थे, इसके द्वारा भी उनको क्या नाम दिया गया था? परमाणु नाम है वो दिया गया। इसके बाद में कुछ ग्रीक दार्शनिक थे, वो भी आए। ग्रीक दार्शनिक में एक नाम आता है डेमोक्रिट्स और एक नाम आता है ल्यूसिपस।
उनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा भी महर्षि कणाद के समान ही थी कि दो ग्रीक दार्शनिक, एक था ल्यूसिपस एवं एक था डेमोक्रिटस। इनके द्वारा भी जिस प्रकार से महर्षि कणाद के द्वारा बताया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी द्रव्य या पदार्थ है, यदि इसे विभाजित किया जाता है तो वह छोटे छोटे कणों के रूप में विभाजित हो जाते हैं एवं एक ऐसी सीमा आती है जिसके बाद इन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को इनके द्वारा एटम या जिसको परमाणु कहते हैं नाम दिया गया। और ये जो एटम शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे कहते हैं एटोमिया, जिसका अर्थ होता है जिसे न काटा जा सके, अर्थात जिसको और आगे तोड़ना है वो संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुछ भारतीय दार्शनिक थे, कुछ ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने जो परमाणु है किसी भी पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण है उसके बारे में इस प्रकार की विचारधारा है वो प्रस्तुत की थी। और इस प्रकार की जो विचारधारा है उसको लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक माना गया था, क्योंकि उस 18वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रकार की विचारधारा को यानी सही साबित या उसको गलत करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विचारात्मक या कोई प्रयोगात्मक वेदांतिक जो सिद्धांत है उसकी विवेचना है वो नहीं की गई थी। इसके बाद में इसके जो 18वीं शताब्दी के अंत तक दो वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने कुछ प्रायोगिक कार्य किए थे जिसके द्वारा उन्होंने परमाणु, अणु, यौगिक तत्व आदि के बारे में कुछ प्रयोगात्मक कार्य किए थे। और इस प्रकार के कार्य करके उनके द्वारा एक रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया था, जो रासायनिक संयोजन का जो नियम है, इस प्रकार के नियम को देने का जो श्रेय था लवाइजियस एवं एक प्राउस्ट नामक दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इस नियम का जो प्रतिपादन है वो किया गया था। और
इस नियम के अनुसार जो रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया था, ये दो प्रकार के नियमों पर आधारित था। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। और इन नियमों के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो तत्व है, यौगिक है, उनके अंदर किस प्रकार से आपस में रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उनके बारे में विवेचना है वो की गई थी। सबसे पहला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या बताता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान का सृजन यानी निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश यानी नष्ट होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके लिए आपकी किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है। जो क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप में दो प्रकार के अक्ष और वाई, जो वर्ग कह सकते हो, युगल कह सकते हैं, ये बनाए गए हैं। जो पहला युगल है जिसके अंदर दे रखा है, एक तरफ दे रखा है कॉपर सल्फेट, और जो वाई ग्रुप दे रखा है जिसके अंदर दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। जो दूसरा दे रखा है जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तीसरा दे रखा है लेड नाइट्रेट, और वाई जो ग्रुप है उसमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार के जो युगल दे रखे हैं इनका क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों प्रकार के जो युगल है इन सबका क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो परखनलियाँ हो सकती है, अलग अलग प्रकार के पात्र हो सकते हैं, उनके अंदर एक निश्चित लगभग 10 ml जो जल है उसके साथ में इन सबका क्या करते हैं, विलयन तैयार करते हैं। और जो तैयार किया गया विलयन है उसमें से जो वायु युगल है, इस युगल का जो विलयन है उसको एक शंक्वाकार, भाई एक इस प्रकार का एक पात्र हो सकता है। शंक्वाकार जो पात्र है
उस पात्र के अंदर जो वायु है उसका मैं क्या कर देता हूं, जो जलीय विलयन है किसी का भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट का हो सकता है, सोडियम सल्फेट का हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का हो सकता है, इनमें से किसी का भी विलयन है वो एक शंक्वाकार पात्र के अंदर ले लेते हैं। और जो अक्ष युगल है, अक्ष जो भाग है, इस भाग के अंदर जो पदार्थ है उनका एक छोटी परख नली, छोटी परख नली है, छोटी परख नली जिसको ज्वलन नलिका भी कहते हैं या ज्वलन परख नली के नाम से भी जाना जाता है। इस परख नली के अंदर जो अक्ष युगल है इनके विलयन को भर लेते हैं और इनको भरने के पश्चात मैं क्या करता हूँ, इस जो छोटी परख नली है, इस छोटी परख नली को मैं इस शंक्वाकार पात्र के अंदर जो विलयन से भरी हुई है इसको एक जो धागा है इसकी सहायता से बांध करके और इसके अंदर लटका देता हूँ और जो शंक्वाकार जो फ्लास्क है इसके मुख के ऊपर एक कॉर्क लगा दिया जाता है और इसको एक धागे से बांध दिया जाता है। इस प्रकार से करने के पश्चात क्या करते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या करता हूं मैं, किसी जो तुला है उस तुले के द्वारा इनके तोल करके और इनके द्रव्यमान को ज्ञात कर लेते हैं। और जब द्रव्यमान को ज्ञात कर लिया जाता है उसके बाद में मैं क्या करता हूं, इस शंक्वाकार पात्र को कुछ झुका करके इस प्रकार से झुकाया जाता है कि शंक्वाकार पात्र में भरा हुआ जो विलयन है और जो ज्वलन की या छोटी जो परख नली है उसमें भरा हुआ जो विलयन है वो आपस में मिश्रित हो जाए। जब ये आपस में मिश्रित हो जाएंगे तो मिश्रित होने के पश्चात में पुनः इसके द्रव्यमान को ज्ञात करता हूं। तो पहले जो द्रव्यमान मैंने ज्ञात किया है और दोनों को मिश्रण करने के बाद में जो द्रव्यमान ज्ञात किया है तो हम देखते हैं कि दोनों का द्रव्यमान जो है वो एक समान आता है। और इसके अंदर ये जो दोनों प्रकार के रासायन हैं वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया भी करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इनके अंदर इनका जो द्रव्यमान है वो भी समान रहता है, क्योंकि पात्र बंद होने के कारण अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि उत्पाद बनने वाला उत्पाद है अगर वो गैसीय प्रकृति का है तो जो इसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ है जिसके कारण इससे जो बनने वाली गैस है वो बाहर नहीं जाएगी, वो इस पात्र के अंदर ही रहेगी। इस कारण से जो अभिक्रिया के पश्चात इनका द्रव्यमान है, बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान और जो अभिक्रिया करने से पहले जो अभिकारक है उसका जो द्रव्यमान है वो एक समान रहता है। यानी उसके अंदर न तो नए द्रव्यमान का सर्जन किया जा रहा है और न ही किसी भी प्रकार के द्रव्यमान का विनाश हो रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस नियम को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसके बाद में जो दूसरा नियम आता है जिसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जो स्थिर अनुपात का नियम है वो क्या बताता है, स्थिर अनुपात का जो नियम है इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं और इसे प्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी जो रासायनिक संयोजन का जो दूसरा नियम है
स्थिर अनुपात का नियम। इस स्थिर अनुपात का जो नियम है, इस नियम का जो प्रतिपादन है, इस नियम का जो प्रतिपादन है वो प्राउस्ट के द्वारा किया गया था। इसे जो ये नियम है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। यानी जो स्थिर अनुपात का नियम है, इस नियम का जो प्रतिपादन है, ये प्रतिपादन जो रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया था लवाइजिए के द्वारा, और उसके साथ में एक और था जिसका नाम था जोसेफ एल प्राउट। तो इस प्राउट के द्वारा है वो इस स्थिर अनुपात के नियम को दिया गया था। और इस नियम के अनुसार ये बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के जो तत्व है उनके द्वारा यदि किसी भी प्रकार के नए पदार्थ यानी नए यौगिक का निर्माण किया जाता है, तो उस नए यौगिक को बनाने वाले जो तत्व होते हैं, उन तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत रहता है। यानी ये नियम क्या बताता है? इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तत्व द्वारा किसी यौगिक को निर्मित किया जाता है, तो उस यौगिक में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यानी इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के द्वारा किसी भी प्रकार के नए यौगिक, नए पदार्थ आदि को निर्मित किया जाता है, तो उस यौगिक या उस पदार्थ को जो बनाने वाले जो तत्व होते हैं, उन तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो उस यौगिक विशेष के अंदर क्या होता है? हमेशा निश्चित रहता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसके अंदर एक उदाहरण आता है, जैसे जल हो सकता है, अमोनिया हो सकती है, विभिन्न प्रकार के यौगिक हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है इसका, जल। जल का अणुसूत्र होता है H2O, और अगर इसके जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को दर्शाया जाता है, तो इसके अंदर जो द्रव्यमान का अनुपात आता है वो अगर हाइड्रोजन एवं जो ऑक्सीजन है, इनका जो अनुपातिक मान है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:8 आता है। अब अगर आपने इस जल को चाहे किसी भी प्रकार के स्रोत से, किसी भी प्रकार के माध्यम से अगर आपने इसको प्राप्त किया है, तो इसका अनुपातिक मान हमेशा 1:8 ही प्राप्त होगा, 1:8 ही रहता है। भाई इसके लिए एक उदाहरण हो सकता है कि जैसे भाई एक 9 ग्राम जल है, तो उसमें 1 ग्राम है वो हाइड्रोजन और 8 ग्राम है वो ऑक्सीजन से मिलकर के बना होगा।
तो चाहे जल के कितने ही अणुओं को लिया जा सकता है, उसके अंदर उनका जो द्रव्यमान का अनुपात आएगा वो हमेशा 1:8 के रूप में ही रहता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हो सकता है जैसे अमोनिया है NH3, इसमें जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है उनका जो अनुपातिक मान आता है वो हमेशा 3:14 ही आता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के यौगिक को लिया जा सकता है, उस यौगिक के अंदर उस यौगिक को बनाने वाले जो तत्व है उन तत्वों का जो द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो हमेशा प्रत्येक तत्व विशेष के लिए हमेशा क्या पाया जाता है, नियत पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात के नियम के द्वारा जाना जा सकता है। और इस प्रकार का जो स्थिर अनुपात का जो नियम है, इस स्थिर अनुपात के नियम और जो पहला नियम हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन दोनों के आगे की जो विवेचना है वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डाल्टन। उन्होंने इसके ऊपर प्रायोगिक सत्यापन आधारभूत सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया और साथ ही साथ उनके द्वारा जो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियमों का उपयोग करते हुए किसी भी पदार्थ के जो अविभाज्य कण है उस अविभाज्य कण को क्या नाम दिया गया था, परमाणु। जो परमाणु नाम देने का श्रेय है वो जॉन डाल्टन है, उसी को जाता है। इस जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है इसके बारे में अपन अगली कक्षा है उसके अंदर अध्ययन करेंगे।